मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सालार है और मैं यहाँ सिपमर्स में एज अ कंसल्टेंट फ़िज़िकल थेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटी न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस को ट्रीट करना है। न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास न्यूरो में किसी भी डिज़ीज़ की वजह से अगर हमारी किसी नर्व डैमेज होती है तो वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, जैसे कि हमारा मोटर सिस्टम हो गया, हमारे मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में थकावट होती है। इस कंडीशन ये ऐसी अगर अलामतें बॉडी में जिस्म में आती हैं तो हम उसको न्यूरोमस्कुलर काजेज़ कहते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जैसे कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ लोग पूछते हैं कि कौन कौन सी होती हैं और उनमें किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे पास सबसे पहले जो आती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस आती है, MS जिसको हम आम ज़बान में जाना जाता है। उसके अलावा जो है कि हमारे पास GBS होती है। उसके अलावा डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं उनके अगर जिस्म में, हाथों पैरों में अगर कोई करंट सेंसेशंस वगैरह आती हैं, जैसे कि पिंच वगैरह होती है, और ऐसी कंडीशंस अगर डेवलप हो जाएं, फेशियल पाल्सी जिसको हम फेस का एक साइड का हम फालिज कहते हैं, अगर एक साइड पे सेंसेशन नहीं आ रही, फेस का जो है कि माउथ ड्रॉप हो जाता है, आँखें जो है कि ब्लिंक नहीं होती, आँखों से आंसू नहीं आते, टेस्ट सेंसेशन जो है कि चली जाती हैं हमारे फिर माउथ से, तो ये रिज़ल्ट्स करती हैं हमारी जो है कि न्यूरोमस्कुलर काजेज़ को। हम लोग ज़्यादातर फालिज को जो है कि काउंट कर लेते हैं इसमें न्यूरोमस्कुलर में, लेकिन फालिज एक अलहदा चीज़ है जो कि न्यूरोलॉजिकल भी है और कार्डियोवास्कुलर भी। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर दिल में जैसे क्लॉट बन जाता है, किसी भी जो है कि आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में अगर क्लॉट बन जाता है तो वो ब्लड सप्लाई आँख से ब्रेन तक रेस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास वो कमी आ जाती है और रिज़ल्ट करता है हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक जैसी कंडीशंस में। और स्ट्रोक जो है कि हम बेसिकली उसको फालिज ही कहते हैं आम ज़बान में। हम इसके मैनेजमेंट ऐसे करते हैं कि हम पेशेंट को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है कि काउंसल करते हैं, हम रिगार्डिंग उसको डिज़ीज़ के बारे में बताते हैं कि आपको क्या मसला है, और हम उनको काउंसल करते हैं कि आप इसको कंटिन्यू करें और जितना जल्द से जल्द हो सके आप इसको फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं, ताकि हम उसमें मैनुअल थेरेपी भी करवाते हैं, पेन मैनेजमेंट होती है। फिर उसके अलावा हमारी पूरी टीम है सिपमर्स की, जिसमें हम पेशेंट्स को जो है कि ज़्यादातर अच्छे से काउंसल करते हैं और उनको ट्रीटमेंट करते हैं। स्ट्रोक से मीन्स इसको स्ट्रोक ये होता है कि फालिज, जिसको हम आम ज़बान में, जो मेन काज यही होता है कि स्ट्रोक हमारे पास जो होता है सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होता, उसके साथ अगर पेशेंट को शुगर का इशू है, शुगर और ब्लड प्रेशर अगर दोनों ज़्यादा हैं तो स्ट्रोक रिज़ल्ट करता है। और उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या करते हैं, वो डिपॉज़िट कर देते हैं हमारे ब्लड क्लॉट बना देते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट, उसको हम मेडिकल टर्म में प्लेक कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सप्लाई ब्रेन तक नहीं जाता। अब ब्लड गर्दिश करेगी तो उसमें ऑक्सीजन भी होगी, तो वो दिमाग तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन डेथ हो जाती है, उसकी वजह से जो है कि स्ट्रोक होता है। फालिज जैसे ही होता है। तो इसको हम ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ें तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके अलावा हम इसको शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो हम इसमें पेन मैनेजमेंट करते हैं। इसमें जो है कि इसके 3 टाइप्स आ जाते हैं। एक तो होता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक, जो कि 24 घंटों में रिज़ॉल्व हो जाए, सही हो जाता है, पेशेंट घूमता फिरता है। उसमें या तो उसकी कोई एक बाजू इफ़ेक्ट होता है, कोई लेफ़्ट हो सकती है आर्म या राइट आर्म हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटर डैमेज है ब्रेन में। उसके अलावा जो है कि हमारे पास इसमें हेमरेजिक आता है, जिसमें आर्टरी हमारी जो है कि कोई भी ब्लड वेसल वो रप्चर हो जाती है। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है इस्कीमिक स्ट्रोक में, कि इस्कीमिक में हमारे पास जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिशन हो जाती है, फैटी बन जाता है, तो वो उसकी वजह से क्लॉट बनता है, जिसकी वजह से ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचता और स्ट्रोक हो जाता है। ये इसके बेसिक 3 टाइप्स हैं जिसको हम डिफरेंट कंडीशंस के तौर पे हम ट्रीट करते हैं। वो उसको हम पहले डायग्नोसिस करते हैं, फिर उसके बाद पेशेंट को हम काउंसल करते हैं, फिर उसकी जो है कि असेसमेंट की जाती है कम्प्लीटली, फिर उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। स्ट्रोक से आप ऐसे बच सकते हैं कि स्ट्रोक के बारे में यही सवाल बहुत आम सवाल है, लोग पूछते हैं ज़्यादातर। स्ट्रोक से हम ऐसे बच सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास अलामतें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि नज़र कमज़ोर होना, हाथों पैरों का सुन्न होना, उसके अलावा जो है कि थकावट होती है, वीकनेस होना स्टार्ट होती है, चक्कर आते हैं,
और इसके अलावा जो है कि हमारे पास चक्कर ज़्यादातर हमारे पास इस तरीके से आते हैं, पेशेंट बैठे बैठे जो है कि कोई चीज़ ऐसे भूल जाता है या फिर कोई चीज़ उठता है जैसे, तो उसको चक्कर आते हैं। पानी पीने के लिए उठता है या किसी भी काम के लिए, तो स्टार्टिंग में लोग जो है कि इसको बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जो कि फिर हफ्ते या फिर महीने के बाद फिर अगर कोई क्लॉट अगर जैसे तो वो बन रहा है तो ये रिज़ल्ट करता है। ब्लड प्रेशर भी इंसान को जो है अपना चेक करवाना चाहिए। जो पेशेंट्स 40 से अबो एजेस वाले हैं वो ख़ास करके अपने शुगर लेवल में हमारे पास HbA1c टेस्ट आता है, वो पेशेंट करवाए, वो लाजमी करवाए, क्योंकि जो है उससे पता चलता है कि आपकी ब्लड शुगर कितनी है। वो शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों अगर बढ़ेंगे साथ में तो ही स्ट्रोक होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है कि कोलेस्ट्रॉल के हम लेवल्स को ऐसे कम कर सकते हैं, जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। बेसिकली फास्ट फूड तो हर कोई खाता है, सुबह को भी और रात को भी, लेकिन जो लोग बिंज ईटिंग करते हैं, इसको कहते हैं ज़्यादा खाना, वो रात के टाइम ज़्यादा अक्सर करके बाहर 12 बजे के बाद लोग जाके खाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, और खा पी के वॉक भी नहीं करते, जाके सो जाते हैं डायरेक्ट। तो उससे क्या होता है कि वो ऑयल होता है, तो ऑयल फैटी डिपॉजिट्स होते हैं, वो आके फिर हमारे जो है कि आर्टरीज़ को जो है कि इफ़ेक्ट करते हैं, वहाँ पे एक प्लेक फार्मेशन बनाते हैं। वो फिर उसको वो प्लेक फार्मेशन जैसे बनती है तो वो क्लॉट जो है कि हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड ऑक्सीजन नहीं पहुँचती दिमाग तक, जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रोक रिज़ल्ट होता है। तो ये एक कॉजेज़ होता है, और इसका जो है कि इसका हल ये है कि बेहतर कि आप वॉक करें। पेशेंट्स जो ओबेस हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, तो वो 40 से अबो हैं, तो वो ज़्यादातर वॉक नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनको रिकमेंड करते हैं कि हम फिज़ियोथेरापी करें, या फिर होम प्लान हम उनको बता दें कि घर में एक्सरसाइज वगैरह कैसे करनी है, जैसे कि ट्रेडमिल्स हो गई या फिर घर में नॉर्मली वॉक हो गई। हम उनकी इंटेंसिटी के मुताबिक उनको बताते हैं कि हफ़्ते में आप कितनी इंटेंसिटी के साथ करो। लोगों को ऐसे होता है, पूछते हैं कि हम डेली 30 मिनट 40 मिनट वॉक करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जो है कि हफ़्ते में 2 से 3 बार ही वॉक करें बेशक, लेकिन 10 से 20 मिनट लाजमी करें। जितनी आपकी इंटेंसिटी है आप उसके मुताबिक करें। बॉडी जो है कि अपनी इंटेंसिटी के मुताबिक ही काम करती है, उससे ज़्यादा नहीं करती। तो इसलिए इस चीज़ को हम पेशेंट्स को काउंसल करते हैं। काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है फिज़ियोथेरापी में, जिससे जो है कि हम पेशेंट्स को असेस भी करते हैं, उनकी डायग्नोसिस भी करते हैं और उनको ट्रीटमेंट भी करते हैं।